Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 11th of September 2023 Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस और इकोनॉमी रिलेटेड अदर अपडेट्स के लिए आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25 है। थॉट ऑफ द डे इज यू कैन ऑलवेज बी बेटर। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 22 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 17 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, मोदी आस्क्ड G20 लीडर्स टू रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल। तो G20 लीडरशिप समिट में इंडिया ने इस फोरम को यूज़ किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने की अपील को फिर से रेस करने के लिए। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने संडे को जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं जो इस G20 लीडर समिट में असेंबल्ड हुए हैं उनको अर्ज किया है कि जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ग्लोबल स्ट्रक्चर्स हैं इंक्लूडिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उन सब में रिफॉर्म लाने की, चेंज लाने की ज़रूरत है जिससे कि वो सारे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑल दीज कैन रिफ्लेक्ट द करंट रियलिटी. Current reality is all about the multipolar world. It means कि इस समय कोई एक या दो सुपर पावर नहीं है, हर कंट्री अपने आप में एक सुपर पावर है, हर कंट्री की इंपॉर्टेंस जो है वो ग्रोइंग है, हर कंट्री डेवलपिंग है, उसका ग्लोबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है एंड दैट इज़ वाई ये जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं ये किसी एक या दो पावर सेंट्रिक कंट्रीज या इकोनॉमीज के विश पर नहीं चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को लेकर के अपनी वॉइस रेज कर रहा है। इससे पहले भी इंडिया ने कई सारे मल्टीलैटरल फोरम्स को यूज़ किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने के लिए। और बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल में ही क्यों रिफॉर्म लाना चाह रहा है यूएन की इंडिया, क्योंकि इसमें एक P5 का कंसेप्ट है जिसका मतलब होता है परमानेंट 5। इट मीन्स अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास होना है यूएन में तो इन 5 मेंबर कंट्री या ये परमानेंट मेंबर कंट्रीज की कंसेंसस ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक कंट्री उस रेजोल्यूशन पर डिसएग्री होता है तो वो रेजोल्यूशन यूएन में पास नहीं हो पाता है। और इंडिया का क्या कहना है? इंडिया का ये कहना है कि जो P5 का स्ट्रक्चर है इसको एक्सपेंड किया जाए, इसमें इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे अदर इंपॉर्टेंट और ग्रोइंग कंट्रीज को भी प्लेस दिया जाए। एंड डेफिनेटली इट क्वाइट ऑब्वियस कि जो P5 कंट्रीज हैं ये अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहते। दे डू नॉट वांट एनी सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म इनटू दिस परमानेंट 5 ग्लोबल स्ट्रक्चर। और इसी को लेकर के इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में हमेशा डिसएग्रीमेंट रहता है। तो इस G20 फोरम को एज एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी यूज़ करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने परमानेंट मेंबर, इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप है यूएनएससी में, उसकी डिमांड करी है और बोला है कि इट इज़ अ नेचुरल लॉ दैट individuals, institutions that do not adopt the change, they tend to lose their relevance over the time. अगर UN Security Council और अदर ऐसे ही मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस ने अपने आप को चेंज नहीं किया करंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग, करंट रियलिटीज़ के अकॉर्डिंग, और इम्पॉर्टेंट ग्लोबल और इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ को, इकोनॉमीज़ को ग्लोबल फोरम में वॉइस नहीं दी, तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दीज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन दे विल लूज देयर रेलिवेंस। तो ऐसे कौन से 5 मेंबर यूएन मेंबर कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है, जिनको P5 के नाम से भी हम जानते हैं? यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। हालांकि कहा जाता है कि जो चाइना के पास मेंबरशिप है वो पहले इंडिया को ऑफर होती, लेकिन इंडिया ने म्यूचुअल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए ये सीट चाइना को दे दी थी। हालांकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, तो इस इशू को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ इंडिया इज डिमांडिंग द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी और इंडिया का एक कहना है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि इट इज़ द एप्ट टाइम दैट इंडिया शुड secure seat at UNSC Council और UN Security Council।
क्योंकि इंडिया अपने आप को इस समय जो ग्लोबल साउथ है उसकी वॉइस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, अगर आप रेगुलर हैं इस न्यूज़ चैनल पे तो आपको पता होगा कि G20 में इस बार इंडिया की प्रेसिडेंसी में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, उनकी वॉइस को, उनके इश्यूज़ को, उनके चैलेंजेस को भी इंपॉर्टेंस दी गई है, उनको भी एक प्लेस प्रोवाइड किया गया है कि वो अपने इश्यूज़ को इतने इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल फोरम पर प्रेजेंट कर सकें। So India is basically using this G20 presidency as a forum, as an opportunity to bring so many important issues on the dais। और इसी के साथ इंडिया ने जो प्रपोजल भी पास किया है जहां पर 55 मेंबर जो अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 में परमानेंट मेंबरशिप देने का। और इसी के साथ इंडिया और ब्राज़ील ने साथ मिलकर के एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जो है वो प्रपोज किया है जहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की बात करी है दोनों ही कंट्रीज़ ने। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कई सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया किस तरीके से डिफरेंट फोरम में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इंडिया और ब्राज़ील जो है इस इशू को लेकर के कंटिन्यूअसली अपनी वॉइस रेस करते रहते हैं। एंड दिस इज द another time when both the leaders or both the countries leaders has reiterated their mutual support for their countries permanent membership at expanded UNSC और UN Security Council। अब देख लेते हैं मिनट के शॉर्ट आर्टिकल्स। इंडिया टू डिसाइड इट्स पोजीशन ऑन क्रिप्टो इन कमिंग मंथ्स। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल असेट और डेट क्राइसिस दो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, हमने डिस्कस भी किया था। और इस पर्टिकुलर पेपर के बाद जो कि FSB और IMF ने जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसके बाद से इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, डिजिटल करेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। और कई बार इंटरव्यूज़ में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ये पूछा भी जाता है कि इंडिया की क्या पोजीशन होगी डिजिटल करेंसी को लेकर के, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो उसी के बारे में जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं मिस्टर अजय सेठ, उन्होंने बोला है कि बहुत जल्द ही इंडिया अपनी पोजीशन डिसाइड करेगा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के इंडिया में क्या रूल आने। फिलहाल के लिए इंडिया जो ज्वाइंट पेपर पब्लिश हुआ है IMF और FSB का, उसको इवैल्यूएट कर रहा है, उसके फ्रेमवर्क को इवैल्यूएट कर रहा है। और इसके बाद इंडिया डिसाइड करेगा कि क्रिप्टो असेट्स, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल असेट्स को लेकर के इंडिया किस तरह की पोजीशन अडॉप्ट कर, क्या इंडिया में ये लीगल टेंडर होगा या इंडिया इसको कंप्लीटली बैन करेगा या रेगुलेटेड मैनर में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। एज ऑफ नाउ G20 समिट में ये सारे कंट्रीज एक बात पर तो एग्रीमेंट रख रहे हैं कि देयर इज अ नीड टू रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसी, देयर इज अ नीड टू रेगुलेट द डिजिटल एसेट, ओवरसाइट एंड सुपरविजन ऑफ दिस अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट्स और डिजिटल एसेट्स। तो इस इशू पर यूनानिमस कंसेंसस है, लेकिन फ्रेमवर्क रेगुलेशन को लेकर के अभी भी यूनानिमस कंसेंसस नहीं बन पाया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। JCB आईज इंडिया फॉर हाइड्रोजन इंजन्स। तो UK बेस्ड JCB company is planning to start manufacturing hydrogen power engine at its हरियाणा फैक्ट्री। तो इंडिया में हाइड्रोजन पावर इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए JCB जो है वो अपने एफर्ट्स को स्पीड अप कर रहा है। तो हम ये बेसिकली कह सकते हैं कि अपना जो बिजनेस है इंडिया में वो JCB एक्सटेंड करना चाह रहा है। तो हरियाणा में जो फैक्ट्री है JCB की, उसको हाइड्रोजन पावर्ड इंजन मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करने जा रहा है। तो एज पर द टॉप एग्जीक्यूटिव, the company is considering Bhagalgarh plant ideal for participating in hydrogen initiative। हालांकि JCB ऑलरेडी डीजल इंजन जो है वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अब इंडिया में भी इंडिया की मार्केट में भी उसको लेकर के अब वो एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। न्यू ट्रीटमेंट NMC रेगुलेशंस आर बी डाइल्यूटेड मे बी बैक सून। अगर आप रेगुलर हैं इस चैनल पे तो आपको पता होगा, हमने रिसेंटली न्यूज़ कवर भी करी थी नेशनल मेडिकल कमीशन वाली, NMC वाली, जहां पर NMC ने मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट का जो गाइडलाइन है वो पब्लिश किया था। किसके लिए? मेडिकल एजुकेशन के लिए और प्रोफेशनल के लिए, जहां प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा उसको लेकर के अगस्त 2 को
रेगुलेशन जो था वो अनाउंस किया गया था। हालांकि लेटर ऑन इंडस्ट्री के प्रेशर से, प्रोफेशनल्स के प्रेशर के बाद से गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए उसको होल्ड पर रख दिया है। लेकिन इंडस्ट्री इंसाइडर जो हैं उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट इस रेगुलेशन को दोबारा से लाएगी, इस रूल्स को, इस फ्रेम को दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो इस रूल के बारे में, इस रेगुलेशन के बारे में, तो हमने डिस्कस भी किया था। यहाँ पर जो सबसे स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन वो यही था कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनको डायरेक्ट किया गया था इस रेगुलेशन के अंदर कि वो जेनेरिक ड्रग्स जो हैं केवल वो ही प्रेस्क्राइब करेंगे। और कोई भी अगर मेडिकल प्रोफेशनल किसी भी तरह की ब्रांडेड ड्रग को प्रेस्क्राइब कर रहा है तो उसे ये रीज़न बताना पड़ेगा कि उसने इस ब्रांडेड ड्रग को ही क्यों प्रेस्क्राइब किया। अगर उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर सिम्टम के लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, अगर उस हेल्थ इशू के लिए अगर जेनेरिक ड्रग्स अवेलेबल हैं तो उनके रहते क्यों ये ब्रांड वाली पर्टिकुलर ब्रांड की ड्रग को प्रिस्क्राइब किया गया। इसके अलावा जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको अपनी फॉरेन टूर्स के, अपने कैश मॉनेटरी जो ग्रांट्स हैं, जो गिफ्ट्स रिसीव करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, कॉरपोरेट हॉस्पिटल से, किसी भी तरह का गिफ्ट, कोई भी ट्रैवल एंड टूर प्लान वो रिसीव कर रहे हैं, किसी भी तरह का मॉनेटरी ग्रांट, कंसल्टेंसी फ़ी, ऑनरेरियम अगर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिसीव कर रहे हैं फॉर प्रिस्क्राइबिंग देयर ड्रग, फॉर प्रिस्क्राइबिंग देयर सर्विसेज, तो ऐसे सारी इंफॉर्मेशन को उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हालांकि इनिशियली तो इसको मना किया गया किसी भी तरह का, जैसे कि जजेस के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है, सिमिलरली मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी वो कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाता है। किसी भी तरह का कोई भी ग्रांट, गिफ्ट, टूर पैकेज, हॉस्पिटैलिटी फ़ी, ऑनरेरियम जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से, मेडिकल डिवाइसेस कंपनी से, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से मेडिकल प्रोफेशनल्स रिसीव नहीं करेंगे। इसके अलावा जो स्पॉन्सर्ड सेमिनार्स हैं, जनरली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं ये सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस को स्पॉन्सर करती हैं जहाँ पर डॉक्टर्स को इनवाइट किया जाता है और वहाँ पर ये पोर्ट्रेट करते हैं कि उनकी ड्रग जो है बहुत इफेक्टिव है, उनका जो डिवाइस है वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो इस तरह के किसी भी स्पॉन्सर्ड सेमिनार में मेडिकल प्रोफेशनल्स को जाने से भी, रजिस्टर करने से भी मना किया गया था इस कोड ऑफ कंडक्ट में। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट था ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था मेडिकल प्रोफेशनल्स में। हालांकि अगर हम देखें आज के टाइम में जो प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, उनको देखते हुए ये जो कोड ऑफ कंडक्ट में जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो बहुत ही एप्ट थे। हमने उस समय भी डिस्कस किया था कि इस समय जो हेल्थ केयर सेक्टर है ये पूरा नेक्सस है। किसके बीच में नेक्सस है? जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, इनके बीच का नेक्सस है। और ये बहुत, हमने उस समय भी डिस्कस किया था कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं बहुत बड़ी लॉबी है। ये मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो पाएगा नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और हुआ भी अंत में यही, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और मेडिकल प्रोफेशनल्स की बॉडीज़ ने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला और 2 अगस्त के बाद गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए इस मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट को होल्ड पर रख दिया है। लेकिन अब जो इंडस्ट्री इंसाइडर्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो रेगुलेशन है, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये फिर से आएगा। हालांकि जो मेरा मानना है पर्टिकुलरली कि इस बार अगर कोई भी रेगुलेशन आता है तो वो इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल लॉबी जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो लॉबी है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन। तो डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह की कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट आए डॉक्टर्स पर जैसे कि उनकी सेल इम्पैक्ट करे। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि एपेक्स बॉडी है इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स की, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख डॉक्टर्स हैं, वो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से इस चीज़ को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी लॉबिंग कर रही हैं। मोर लाइकली जो रेगुलेशन है ये डाइल्यूटेड फॉर्म में आएगा, अगर आता भी है तो। सो दिस इज द chart about the key recommendations by NMC. You can just have the glimpse of it. किन किन चीज़ों के लिए डॉक्टर्स को मना किया गया था, क्या इंपॉर्टेंट कोड ऑफ कंडक्ट उनके लिए डिसाइड किया गया था, और इसके बाद से फार्मा कंपनी और मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो हसल पसल में हैं। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 that is also given on page number 4 of business standard. Debit card uses slow for 3 years, UPI transaction up 428%. तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से अगर हम देखें तो इंडिया में जो डेबिट कार्ड पेमेंट है वो स्लो डाउन हुआ है। बेसिकली डेटा कंपाइल किया गया है और इस डेटा में देखा जा रहा है कि यूपीआई के पेनिट्रेशन के बाद से जो डेबिट कार्ड यूजर्स है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है।
क्योंकि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जितना ईजीनेस और यूज़र फ्रेंडली पेमेंट ऑफर करता है, डेबिट कार्ड में उतना यूज़र फ्रेंडली, उतना ईजी, उतना टाइमली पेमेंट कभी कभी नहीं हो पाता। तो यूपीआई के पेनिट्रेशन के बाद जो है वो डेबिट कार्ड का जो यूज़ है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। यूपीआई हैज़ इमर्ज्ड एज मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ मनी ट्रांसफर, स्पेशली फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन, शॉपिंग के लिए किसी भी तरह के जो स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनमें यूपीआई जो है वो प्रेफरेबली यूज़ होता है। और ये कौन कह रहा है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा कह रहा है। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा देखें तो जुलाई 2020 में जो डेबिट कार्ड एक्सपेंडिचर था वो अप्रॉक्सीमेटली 2.81 ट्रिलियन था, जो कि 20 जुलाई 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 3.1 ट्रिलियन रह गया। तो अप्रॉक्सीमेटली 11.9 कहते 12% की ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रही पिछले 3 सालों में। जबकि अगर हम यूपीआई एक्सपेंडिचर की बात करें तो यूपीआई एक्सपेंडिचर जो है वो 2.9 ट्रिलियन, जुलाई 2020 में इट वॉज 2.9 ट्रिलियन, और जो कि जुलाई 2023 में इंक्रीज होकर के 15.33 ट्रिलियन, यानी 428%। कहाँ हमें डेबिट कार्ड में केवल 12% का ग्रोथ रेट देखने को मिला डेबिट कार्ड एक्सपेंडिचर में, और यूपीआई में 428% का 2.90 ट्रिलियन से इंक्रीज होकर के 15.33 ट्रिलियन तक का एक्सपेंडिचर पहुंच गया है थ्रू यूपीआई एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा। और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इसका रीज़न सीधा है कि जो माइक्रो ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें यूपीआई का जो इंक्रीज़ है वो सिंपली इसीलिए इंक्रीज़ हो रहा है कि कस्टमर को कन्वीनियंस है, इजी है, टाइमली है, और डेबिट कार्ड कैरी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल से काम चल रहा है, मोबाइल तो हर कस्टमर कैरी करता है। और अगर मंथली यूपीआई पेमेंट की बात करें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो मंथली यूपीआई पेमेंट इस समय 15 ट्रिलियन मंथली से ज़्यादा जा रहा है। मंथली यूपीआई पेमेंट 15 ट्रिलियन से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम में यूपीआई का जो अडॉप्शन है ये और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो डेफिनेटली डिजिटल पेमेंट के केस में यूपीआई इज़ गोइंग टू डिसरप्ट द इंडस्ट्री, और यही एक्सपीरियंस डिजिटल पेमेंट का इंडिया जो है वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पर भी यूज़ कर रहा है और पोर्ट्रे कर रहा है। कई सारी कंट्रीज़ के साथ यूपीआई इंटीग्रेशन भी किया जा रहा है, और ऐसे 2 कंट्रीज़ का नाम बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जिससे इंडिया अपना यूपीआई इंटीग्रेट कर चुका, मतलब जिसके डिजिटल पेमेंट सिस्टम से इंडिया का यूपीआई इंटीग्रेट हो चुका है फॉर cross-border payment. So this is a scan away is expenditure done by credit card, debit card and UPI. तीनों का कंपैरिजन है फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर के 24 का डेटा दिया हुआ है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। आरबीआई का डेटा है तो आप एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे। अदरवाइज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, याद करके थोड़ा सा नंबर आप मगअप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। और आज बिजनेस स्टैंडर्ड पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और 9 पर सिर्फ और सिर्फ G20 से रिलेटेड न्यूज़ ही कवर करी हैं। तो हम भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली हमने आज सारी न्यूज़ कवर करने की कोशिश करेंगे हम आज, जो कि G20 से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। G20 लैंडिंग सक्सेसफुल। तो G20 जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है, जो लीडरशिप समिट चल रही है, उसको लेकर के इंडिया की सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बेसिकली बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया। हम कह सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव नोट या ऑप्टिमिस्टिक नोट है बिजनेस स्टैंडर्ड का, या ऑप्टिमिस्टिक टोन है बिजनेस स्टैंडर्ड की। तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। सबसे पहली न्यूज़ G20 से रिलेटेड जो पेज नंबर 6 पर ही दी हुई है, सस्टेनेबल ग्रोथ वॉइस ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली समिट। तो जो न्यू दिल्ली में G20 की जो लीडर्स से समिट हो रही है उसमें अफ्रीकन यूनियन की एंट्री को लेकर के, फूड सिक्योरिटी को लेकर के, टूरिज़्म को लेकर के, हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी, MSME पार्टिसिपेशन, इन सारे इश्यूज़ के अलावा इंडिया जिस इशू पर सबसे ज़्यादा बैटिंग कर रहा है दैट इज़ द सस्टेनेबिलिटी। सो इन लाइन विद इंडियाज़ ओवरऑल विजन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर द समिट मेनी इनिशिएटिव चैम्पियन बाय इंडिया फोकस ऑन कंटिन्यूअस बट फीजिबल डेवलपमेंट। तो इंडिया ने सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ के साथ साथ जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, जहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ एक साथ ग्रो करेंगे, इस इशू पर ज़्यादा फोकस किया। तो जो न्यू दिल्ली की समिट हो रही है इसमें इंडिया की जो वॉइस है दैट इज ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ विद फूड सिक्योरिटी,
issues, building capacity, providing technical assistance, adequate funding, especially for digital public infrastructure in low and middle income countries. तो इंडिया जो ओवरऑल फोकस कर रहा है इस G20 को जो शेप देने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ फॉर ग्लोबल साउथ, और इसीलिए इंडिया सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहा है। सस्टेनेबल ग्रोथ मीन्स ऐसी ग्रोथ जो कि लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहे और जिसका शेयर दोनों ही ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ दोनों ही तरह के कंट्रीज़ को मिले। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि पेज नंबर 6 पर ही दी हुई है। इंडिया ड्राइव्स होम इस पॉइंट कर्टसी न्यू स्पाइस रूट। तो G20 समिट के साइड लाइन में द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC भी अनाउंस किया गया है। अपेरेंटली इट सीक्स टू काउंटर द कंट्रोवर्शियल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने G20 के साइड में ही द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMC अनाउंस किया है और इसको न्यू स्पाइस रूट का नाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे इंडिया की जो कनेक्टिविटी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली ईस्ट यूरोप से वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी एंड डेफिनेटली दिस न्यू स्पाइस रूट विल हेल्प इंडिया टू रिड्यूम सम ऑफ द ओल्ड रूट्स that were made in history or for similar project। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन और डिप्लोमेटिक इश्यूज की वजह से जो कुछ ओल्ड ट्रेड जो रूट्स से जो खो गए थे और जो इंडिया को लॉस फेस करना पड़ा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेशन, उसको ओवरकम करने में ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC हेल्प करेगा। So what is it IMEC comprised of? This IMEC will comprise an eastern corridor connecting the Gulf region and northern corridor connecting the Gulf to Europe। तो दो तरह के कॉरिडोर देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न और नॉर्दर्न। ईस्टर्न जो है इंडिया को गल्फ से कनेक्ट करेगा, नॉर्दर्न गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा एंड इट विल हैव अ रेलवे एंड शिप रेल ट्रांजिट रोड एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन रूट। तो रेलवे, शिप एंड रोड तीनों तरह के कॉम्बिनेशन होंगे इस प्रोजेक्ट में और कहा जा रहा है कंप्लीशन के बाद ये इंडिया, गल्फ कंट्रीज और यूरोप को एक कॉस्ट एफिशिएंट रिलायबल नेटवर्क प्रोवाइड करेगा फॉर इनेबलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजिशन। और इससे कई सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप जो है, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इस पर्टिकुलर रूट से बेनिफिट होंगे। तो चाइना के BRO इनिशिएटिव, एम्बिशियस BRO इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इंडिया ने G20 के साइडलाइन में इस न्यू स्पाइस रूट को प्रपोज किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, बैलेंसिंग द रेड लाइन, हाउ द डिक्लेरेशन केम अबाउट। तो जितने भी G20 लीडर्स हैं जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनको सरप्राइज देते हुए इंडिया ने शेड्यूल्ड टाइम से एक दिन पहले ही G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन डे जो है वो अनाउंस कर दिया, क्योंकि कई सारे जो G20 मेंबर कंट्रीज थे उनका ये मानना था कि इंडिया जो है वो डिक्लेरेशन, जॉइंट कम्युनिकेशन या जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो नहीं ला पाया, क्योंकि कंट्रीज के बीच में यूक्रेन वॉर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। हालांकि इंडिया ने जो शेड्यूल टाइम था उससे एक दिन पहले ही जो G20 न्यू लीडर्स डिक्लेरेशन डे है वो अनाउंस कर दिया। हाउएवर द जॉइंट कम्युनिकेशन विद 100% कंसेंसस फॉलोड बाय 200 hours grueling negotiations and some fine balancing of red line between or among the other countries। हालांकि रशिया के साइड से बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के एलिगेशन भी पुट हो रहा था कि यूक्रेन वॉर को ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो कई सारे कंट्रीज़ का यूक्रेन वॉर को लेकर के अपना मंतव्य था, लेकिन इसके बाद इंडिया ने एक सक्सेसफुली ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन है ये लॉन्च करके कई सारे कंट्रीज़ को सरप्राइज कर दिया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट, मोदी मैक्रोन टॉक्स डिफेंस, न्यूक्स, स्पेस एंड क्लाइमेट। तो इस G20 लीडरशिप समिट के साइडलाइन कई सारी बाईलैटरल मीटिंग्स भी चल रही हैं, चाहे वो UK के साथ हो, चाहे वो फ्रांस के साथ हो, चाहे वो USA के साथ हो। हालांकि इस पर्टिकुलर न्यूज़ में इंडिया और फ्रांस के बीच में जिन इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर डिस्कशन हुआ है उसको कवर किया गया है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फ्रेंच के जो काउंटर पार्ट हैं उनके साथ अर्ली फाइनलाइजेशन पर डिस्कस किया है। किसकी चीज़ की अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप को लेकर के दोनों ही साइड के जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत देर तक लंच मीटिंग में डिस्कशन किया है।
और डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर के दोनों ही साइड ने जो है वो अपना कमिटमेंट भी स्ट्रेंथन किया, जहां पर डिज़ाइन, डेवलपमेंट, testing, manufacturing of advanced defense technologies and platform will be expanded in India including the other third countries. तो इंडिया और अदर इंडो पैसिफिक रीजन्स जो हैं वहाँ पर डेवलपमेंट, डिज़ाइन, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड किया जाएगा, जिससे कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ये डिफेंस के केस में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के केस में सेल्फ रिलायंट हो सके। तो जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसमें एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नेगोशिएशन में, डिस्कशन में इंडिकेट करी गई है। और स्पेशली जो फोकस रहा है वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर जो टेक्नोलॉजी हैं एसएमआर और एएमआर टेक्नोलॉजी पर जॉइंट कोलैबोरेशन को लेकर के ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि पेज नंबर 7, 8, 9 पर दी हुई है, G20 से ही रिलेट कर रही है। पहली न्यूज़, ग्रीन शूट्स सीन इन क्लाइमेट डिक्लेरेशन, नॉट मच ऑन फॉसिल्स। तो जो दिल्ली डिक्लेरेशन इंडिया ने पब्लिश किया है, जो इंडिया ने अनाउंस किया है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी G20 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें, उनके बीच में इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ग्रीन डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के यूनानिमस कंसेंसस देखने को मिल रही है। और लेकिन अगर हम डिक्लेरेशन को बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करें तो डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट और एनर्जी ट्रांजिशन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। हालांकि बारी डिक्लेरेशन जो था उसमें बहुत ज़्यादा इतर नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट आउटकम्स, बट येस जो दिल्ली डिक्लेरेशन उसका फोकस ज़्यादा फॉसिल पर है, ज़्यादा एनर्जी ट्रांजिशन पर है, ज़्यादा ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पर है। और उसी को लेकर के जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला भी है कि कोल को रैपिडली फेज आउट करने की ज़रूरत है। हालांकि जिस स्पीड से अभी वर्ल्ड जो है कोल को फेज आउट करने के लिए टारगेट सेट कर रहा है वो टारगेट सफिशिएंट नहीं है। इस करंट स्पीड से ज़्यादा प्रोग्रेस की ज़रूरत है अगर वर्ल्ड ये चाहता है कि क्लाइमेट को लेकर के वो अपने सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करें। हालांकि इंडिया का जो डिक्लेरेशन है इसमें क्लियरली हाईलाइट किया गया है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए। तो इंडिया ने जो दिल्ली डिक्लेरेशन G20 का जो पब्लिश किया उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है दैट इज़ ऑन ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, FM डिस्कस कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क विद वर्ल्ड बैंक ADB। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जो थे वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मल्टीलैटरल बैंक्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो फंडिंग सिनेरियो है ये डेवलप कंट्रीज़ के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो इंडिया ने इस बार जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक थे उनको इस बात के लिए भी कन्विंस करने की कोशिश करी गई कि जो उनकी फाइनेंसिंग है, जो उनका फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्लोबल साउथ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा फोकस करें। तो उसी को लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने संडे को वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट मिस्टर अजय बंगा और एशियन डेवलपमेंट बैंक चीफ के साथ मीटिंग करी ऑन साइड लाइन विद G20 लीडरशिप समिट, और उनको बोला जो कैपिटल एडिक्वेसी मेजर्स लाए गए हैं MDBs के लिए, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के लिए, जो कैपिटल एडिक्वेसी, जो नए कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स लाए गए हैं उनको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडियाज क्रिप्टो रूल्स गेट अ फिलिप। तो इंडिया ने जो क्रिप्टो रूल्स और क्रिप्टो फ्रेमवर्क और जो क्रिप्टो को लेकर के, जो डिजिटल एसेट को लेकर के जो पॉइंट अपने बनाए थे कि G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया क्रिप्टो एसेट्स, डिजिटल एसेट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देकर डिस्कस करेगा। तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड वाइडर डिस्कशन ऑन दिस इशू, और उसके लिए इंडिया जो है वो क्रिप्टो एसेट को रेगुलेट करने के लिए एक ब्रॉड डिस्कशन G20 लीडर डिक्लेरेशन वेलकम डे पर होल्ड करने जा रहा है, जहां पर जो सिंथेसिस नोट IMF और FSB के पब्लिश हुए हैं उस पर डिस्कशन होगा एज पर आवर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी मिस्टर अजय सेठ। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा कोई यूनानिमस कंसेंसस जो है वो नहीं बने, लेकिन इंडिया का जो अप्रोच होगा वो यही होगा कि G20 कंट्रीज़ के बीच में अभी एज ऑफ नाउ क्रिप्टो एसेट्स, डिजिटल एसेट को लेकर के कंसेंसस बनाई जाए। इंडिया वुड हावर फॉलो द ग्लोबल कंसेंसस ऑन क्रिप्टो एसेट्स विच गोज बियॉन्ड G20। ऐसा नहीं कि सिर्फ G20 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है या डिजिटल एसेट को
का डिस्कशन इंडिया और सारे फोरम्स पर भी क्रिप्टो असेट और डिजिटल असेट्स के इशू को फॉलो करेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, स्किल बेस्ड माइग्रेशन पाथवे टू एक्सपेंड जॉब। तो जो G20 की लीडरशिप समिट हो रही है उसमें स्किल प्रोफेशनल के मूवमेंट का, हम सीधे सीधे बोले स्किल्ड बेस्ड माइग्रेशन या स्किल बेस्ड जो लेबर है उसके मूवमेंट का, मूवमेंट हेयर मीन्स वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जो मूवमेंट है ओरिजिन और डेस्टिनेशन कंट्रीज के बीच में, उस मूवमेंट को ईजी बनाना, फैसिलिटेट करना और उसके सारे के जो उससे रिलेटेड जो अदर इशूज़ हैं, माइग्रेशन रिलेटेड जो अदर इशूज़ हैं उनको भी डिस्कस किया गया है इस G20 प्रेसिडेंसी में। तो हाई स्किल बेस्ड माइग्रेशन पाथवे को इंटीग्रेट किया गया इस G20 लीडरशिप समिट में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्रिप्टो असेट्स या डेट क्राइसिस या फाइनेंस या सस्टेनेबिलिटी जैसे इश्यूज डिस्कस किए गए हैं, लेबर माइग्रेशन जैसे इश्यूज भी डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि ये आज के टाइम में लेबर माइग्रेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, क्योंकि कई सारे कंट्रीज जो हैं वो इनवर्ड लुकिंग हो रहे हैं। दे आर एक्चुअली रिस्ट्रिक्टिंग द लेबर मूवमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू सिक्योर द जॉब फॉर देयर ओन डोमेस्टिक लेबर्स। तो उसी को लेकर के G20 की जो लीडरशिप समिट हुई है उसमें भी डिस्कशन हुआ है। कंट्रीज हैव वेलकम द एफर्ट्स टू मैप एंड एड्रेस द ग्लोबल स्किल गैप बाय स्ट्रेंथनिंग द नेशनल स्टैटिस्टिकल डेटा सिस्टम। हालांकि अगर इसमें इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद लार्जेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड विद ह्यूज पॉपुलेशन। तो इंडिया के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया वर्ल्ड को स्किल लेबर सप्लाई कर पाए। लेकिन जिस तरीके से कंट्रीज जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं लेबर मूवमेंट को लेकर के, लेबर माइग्रेशन को लेकर के, वीज़ा को लेकर के, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ ऑल्सो यूज दिस फोरम G20 फोरम फॉर डिस्कसिंग दिस स्किल बेस्ड माइग्रेशन पाथवेज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि पेज नंबर 9 पर दी हुई है, G20 से ही रिलेटेड है। फ्यूचर रेडी हेल्थ गोल्स ऑन इंडियाज पल्स। तो इमर्जिंग फ्रॉम रीसेंट पैंडेमिक द G20 लीडरशिप डिक्लेरेशन एम्फसाइज ऑन फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। तो लेबर माइग्रेशन, सस्टेनेबिलिटी, डेट क्राइसिस, क्रिप्टो करेंसी, इन सब के अलावा जो हेल्थ सेक्टर है उस पर भी डिस्कस किया गया है इस G20 प्रेसिडेंसी में, कि पैंडेमिक ने सब कंट्री को, जितने भी कंट्रीज ने ये रियलाइज करा दिया है कि कितना वीक है उनका हेल्थ स्ट्रक्चर। तो आगे भी पैंडेमिक आएंगी या नहीं आएंगी इसको लेकर के कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो कंट्रीज आर एक्चुअली इम्प्रूविंग देयर प्रिपेयर्डनेस, देयर हेल्थ केयर सिस्टम फॉर फाइटिंग विद दिस टाइप ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन। तो इसी को लेकर के भी G20 न्यू दिल्ली जो लीडरशिप डिक्लेरेशन है उसमें एम्फसाइज किया गया कि किस तरीके से कंट्रीज जो है वो फ्यूचर प्रिपेयरनेस कर सकती हैं पैंडेमिक जैसी सिचुएशन को लेकर के, और जो इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं, सिस्टम है, उसको प्री पैंडेमिक लेवल से भी ज़्यादा तैयार किया जाए। और इसको लेकर के कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन ग्लोबल लेवल पर ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर कंट्री केवल अपने ही हेल्थ केयर सिस्टम पर ध्यान दे, कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन भी होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा भी था पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया ने कई सारी कंट्रीज़ को वैक्सीन भी सप्लाई करी थी, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कोलैबोरेशन एंड फ्रेंडलीनेस। तो पैंडेमिक जैसे सिचुएशन से उभरने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो कंट्रीज़ हैं उनको फ्यूचर रेडी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। और इसको लेकर के भी जो जॉइंट डिक्लेरेशन है G20 का, उसमें हाइलाइट्स दिए गए हैं दैट वी रिमेन कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर विद WHO। तो WHO के रोल को भी एम्फसाइज किया गया है इस जॉइंट डिक्लेरेशन में G20 के। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। PM कॉल फॉर वर्चुअल G20 इन नवंबर। तो दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बाद, जो कि सैटरडे को, पहला अनाउंसमेंट अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन और दूसरा जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसके बाद कंक्लूडिंग डे में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ बाइलेटरल मीटिंग्स भी करी इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए अदर कंट्रीज़ के साथ। और इसी के साथ इंडिया ने वर्चुअल G20 समिट को लेकर के PM कॉल्स फॉर वर्चुअल G20 इन नवंबर, इसको लेकर के भी अपना पॉइंट रिफ्लेक्ट किया। और इसके अलावा सिम्बॉलिकली इंडिया ने जो G20 प्रेसिडेंसी है वो ट्रांसफ़र कर दी है ब्राज़ील को। तो इसका मतलब जो कौन नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंट होगा, ब्राज़ील होगा। तो ब्राज़ील को सिम्बॉलिकली ये जो G20 प्रेसिडेंसी है इंडिया ने इस पर्टिकुलर समिट में सिम्बॉलिकली ट्रांसफ़र कर दी। हालांकि जो ये समिट है इंडिया की, जो G20 प्रेसिडेंसी है, ये जो लूलास लीडर समिट है वहाँ पर एंड होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RIL पुशेस बैटरी यूनिट टाइमलाइन बाय 2 years to 2026। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो गीगा स्केल बैटरी फैक्ट्री यूनिट जो कि 2000
24 में स्टैब्लिश करने का टारगेट सेट किया था, उसको इंक्रीज करके 2026 कर दिया है। तो ये रिवाइज्ड रोड मैप जो है वो RIL ने पब्लिश किया है। हालांकि इसके पीछे रीजन क्या है, कंपनी ने बहुत रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि रेयर इंस्टांसेस होते हैं जिससे कंपनी अपनी टारगेट लाइन को एक्सटेंड करती है, बट दिस इज एक्चुअली डिजायरेबल एज पर द करंट सिनेरियो। तो जो 2024 को बैटरी यूनिट सेटअप करने का टाइम लाइन था उसको एक्सटेंड करके 2026 कर दिया गया है। प्रॉबेबली सप्लाई चेन को लेकर के कुछ रीजंस हो सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।